नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। एक दो नहीं, पूरे 5। जी हां, इधर फ्रांस से राफेल उड़े, पाकिस्तान और चीन के होश उड़ गए। भारत का बाहुबली उड़ान भर चुका है। 29 जुलाई को राफेल का अंबाला में वेलकम होगा। लेकिन देखिए ना, इतने भर से जिनपिंग की सांस अटक गई है। इमरान तो बौखला ही गए हैं, इस कदर परेशान है कि कुछ भी सूझ नहीं रहा। सच भी तो है, आसमान का सिकंदर चीन पाक का काल जो है। एक दो नहीं, पूरे 5। जी हां, फ्रांस में भारत का बाहुबली उड़ान भर चुका है। 29 जुलाई को भारत पहुंचेगा। बस इतनी सी खबर और देखिए ना, जिनपिंग की सांस अटक गई है। इमरान तो बौखला गया है, इस कदर परेशान है कि कुछ भी सूझ नहीं रहा। सच भी तो है, आसमान का सिकंदर चीन पाक का काल जो है। पाकिस्तान में है खलबली, चीन की बंद है बोलती। इमरान कर रहा है बार बार, जिनपिंग की अटकी है सांस, क्योंकि आ रहा है पाक चीन का काल। राउडी राफेल से हवा टाइट है। देख ले ड्रैगन, देख ले पाकिस्तान, आ रहा है तेरा काल। अब ना चलेगी चालबाजी, न कर पाएगा विश्वासघात। आ रहा है आसमान का सिकंदर, बनेगा लद्दाख का पहरेदार। जी हां, चीन अब मुंह की खाएगा, उसकी हर चाल बेकार जाएगी। उसकी दादागिरी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि चीन से टक्कर लेने आसमान का सिकंदर आ रहा है। फ्रांस से 5 राफेल विमानों के बैच ने फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भर चुका है, जो 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पहुंचेगा। These are extremely swift, nimble, versatile, and very deadly aircraft. You might call them. They are both beauty and beast. They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness, but it is also a powerful symbol of the strategic partnership between India and France. राफेल भारतीय वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का हिस्सा बनेगा, जो राफेल विमान से सुसज्जित पहला स्क्वाड्रन है। फ्रांस से यूएई की यात्रा के दौरान राफेल विमान के साथ हवा में ईंधन भरने वाले 2 रिफ्यूलर भी आएंगे। भारतीय वायुसेना के पायलट जिन्होंने राफेल विमान की उड़ान की ट्रेनिंग ली है, वही विमान उड़ाकर लेकर भारत आ रहे हैं। अब राफेल इतना खास क्यों है, ये समझना है तो इसकी तुलना F-16 से देख लीजिए। राफेल मेटियोर स्काल्प मिसाइल से लैस है। मेटियोर की रेंज 150 किलोमीटर, जबकि स्काल्प दुश्मन के घर में 300 किलोमीटर तक मार कर सकता है। वहीं F-16 पर लगे एम्ब्रॉम मिसाइल की रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर है। राफेल 15,240 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है, लेकिन F-16 यहां भी राफेल से पीछे है। राफेल 18,288 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से आसमान को भेज सकता है, जबकि F-16 का रेट ऑफ क्लाइंब महज 15,240 मीटर प्रति मिनट है। इसके अलावा राफेल अफगानिस्तान, लीबिया और इराक में सफल मिशन को अंजाम दे चुका है, जबकि F-16 सिर्फ अफगानिस्तान में इस्तेमाल हुआ है। F-16 का राडार सिस्टम 84 किलोमीटर के दायरे में 20 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन राफेल का राडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है। राफेल को औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में अगस्त में शामिल किया जाएगा। तो बस अब इंतजार कीजिए, भारत का महाबली फ्रांस से उड़ान भर चुका है। 29 जुलाई को अंबाला एयरबेस पर लैंड करने वाला है और उसके बाद आसमान का ये सिकंदर अपने मिशन पर जुट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर भारत और चीन के बीच तनातनी डिजिटल वर्ल्ड में भी हो रही है। इस बार भारत ने 47 चीनी ऐप्स को बंद कर चीन को एक बार फिर जोर का झटका दिया है। कोरोना काल में चीन के साथ रिश्तों में गर्माहट देखी जा रही है। सरहद पर
बार बार जंग के हालात पैदा हो रहे हैं। हालांकि भारत राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक, कूटनीतिक हर मोर्चे पर चीन को तगड़ा जवाब दे रहा है। भारत डिजिटल वर्ल्ड में भी चीन की चुनौती को करारा जवाब दे रहा है। चाइनीज ऐप्स को बैन करने का सिलसिला जारी है। पहले भारत ने 59 चाइनीज ऐप बैन किए थे। इस बार दूसरा डिजिटल स्ट्राइक करते हुए 47 चाइनीज ऐप पर पाबंदी लगाई गई। पाबंदी लगाए गए ऐप्स ज्यादातर क्लोनिंग वाले हैं। इन ऐप्स पर यूजर्स के डेटा चोरी करने का आरोप है। अभी भी चीन के 275 ऐप्स पर सरकार की नजर है। हालांकि चीन के ऐप्स का लगातार रिव्यू जारी है। इसमें यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कहां से इसकी फंडिंग की जा रही है। बैन होने वाले में कुछ ऐसे ऐप्स भी थे जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे। इसके साथ ही कुछ ऐप डेटा चोरी और निजता के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात कोरोना की। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 41,000 के पार पहुंचकर 41,111 पहुंच गई है। वहीं इलाज के बाद 27,844 मरीज ठीक भी हुए हैं। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 13,1100 है। तो वहीं अब तक 255 मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 14,236 सैंपल की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पटना में सबसे ज्यादा 553 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इधर कोरोना संकट के बीच 67 दिनों के अंदर बिहार में तीसरी बार स्वास्थ्य सचिव बदल दिए गए हैं। सरकार के बेहद खास माने जाने वाले अधिकारी प्रत्यय अमृत को स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। 20 मई को संजय कुमार से जिम्मेदारी लेकर उदय सिंह कुमावत को यह दी गई थी, लेकिन 67 दिनों के अंदर ही उन्हें हटा दिया गया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के मौजूदा प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत की लापरवाही का मामला उठा था। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने शिकायत की थी कि प्रधान सचिव उनकी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के निर्देश को भी नहीं मान रहे हैं। इसके बाद नीतीश कुमार नाराज हो गए थे। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग के दौरान उन्हें फटकार लगाई थी। जिसके बाद विभागीय समीक्षा की गई तो कई लापरवाही सामने आई। तभी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को हटाने का फैसला लिया गया। ये वही प्रत्यय अमृत हैं जिन्होंने ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव रहते हुए बिहार की तस्वीर बदल दी। अधिसूचना निर्गत नहीं हुआ है, लेकिन अगर इस तरह की कोई जिम्मेवारी मिलती है तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी चुनौती है और पूरी टीम के रूप में मिलकर हम लोग काम करेंगे। और जिस स्थिति में अभी बिहार है कोरोना को लेकर, हम लोग एक टीम के रूप में काम कर लोगों को यथासंभव राहत पहुंचाएंगे। और आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर 67 दिनों में क्यों स्वास्थ्य विभाग में तीसरी बार स्वास्थ्य सचिव को बदल दिया गया है। तो देखिए, बिहार में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। कोरोना की रफ्तार बेहद तेज है, लेकिन बड़ी चुनौती खराब स्वास्थ्य व्यवस्था पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब तक के सचिव से स्वास्थ्य मंत्री की नहीं बन रही थी। प्रत्यय अमृत सीएम नीतीश के बेहद करीबी माने जाते हैं। किरकिरी के बाद सीएम ने विभाग पर विशेष ध्यान दिया है और इससे पहले भी प्रत्यय अमृत को जब भी कोई जिम्मेदारी दी गई है बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने निभाया है। और इस बार भी उम्मीद यही की जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग में रहते हुए वो अपनी बेहतरी का प्रदर्शन करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की। सुशांत सिंह राजपूत खुदकुशी मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट अब तक नहीं आई है, लेकिन बिस्रा रिपोर्ट में सुशांत के शरीर में कोई जहर नहीं मिला है। अब तक की जांच में संदिग्ध जैसा कोई मामला सामने नहीं आया और सुशांत ने खुदकुशी की है। फिलहाल पुलिस इसी एंगल को लेकर जांच कर रही है। आज सुशांत केस में फिल्म निर्माता महेश भट्ट से मुंबई पुलिस ने घंटों पूछताछ की। इस पूछताछ में महेश भट्ट ने नेपोटिज्म जैसी बातों को नकारते हुए कहा कि उन्होंने अपनी कई स्पेशल फिल्मों में नए लोगों को लॉन्च किया है। महेश भट्ट ने बताया कि वो सुशांत सिंह से 2018 और जनवरी 2020 में मिले थे। दोनों ही बार वो सुशांत के घर पर उनसे मिले। महेश भट्ट ने यह भी बताया कि सड़क 2 फिल्म में सुशांत रोल की कोई बात सुशांत के रोल की नहीं थी। रिया चक्रवर्ती के सवाल पर महेश भट्ट ने पुलिस को बताया कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को कभी नहीं कहा कि वो रिया को छोड़ दे। इसी हफ्ते करण जौहर को भी पुलिस थाने बुलाया जाएगा, उनसे भी पूछताछ होनी है। और अब बात बाढ़ से जूझते बिहार की।
इधर बिहार में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। सड़क तो सड़क, पानी लोगों के घरों के अंदर तक घुसा है। किसी ने सड़क पर शरण लिया तो किसी के लिए बांध आशियाना बन गया है। अब लोग सरकार से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ बाढ़ का हाहाकार। बिहार के लोगों की जिंदगी आजकल इन दो मुश्किलों से जूझ रही है। सीतामढ़ी के अनवर अंसारी को देख लीजिए। पिछले 3-4 दिन से इनका घर पानी में डूबा हुआ है। चौकी पर बैठे बैठे रात भर जाकर इन लोगों का समय कट रहा है, लेकिन रीगा प्रखंड के बकरी गांव तक कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची। इसी तरह जो है वैसे ही सड़क पर जो है बनाते हैं, किसी तरह जो है खाते हैं। सुबह 6 बजे अचानक गांव में पानी घुसा। वकीला खातून और बच्चों और मवेशियों के साथ किसी तरह बांध पर भागी, लेकिन घर का सामान नहीं बच सका। अचानक भोगली 6 बजे में सवेरे पानी आली। तो कहाँ रह रही हैं अभी? रोड पर। रोड पर रहती हैं? कैसे रहती हैं रोड पर? पल्ली तान के। पन्नी तान के रह रही हैं। कहीं से कुछ मिला है कि नहीं? कहीं से कुछ न मिल रही है। कुछ नहीं मिला? कुछ न कोई देखे वाला। ऐसी परेशानी सिर्फ अनवर अंसारी और वकीला खातून के साथ ही नहीं है। बाढ़ से सीतामढ़ी के 10 प्रखंडों के कुल 119 पंचायत प्रभावित हैं। पानी में डूबने से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। रीगा प्रखंड के बकरी गांव में करीब 250 परिवार बाढ़ से प्रभावित हैं। खगड़िया के किसानों का दर्द भी सीतामढ़ी के लोगों के जैसा ही है। नदियों ने सैकड़ों एकड़ में लगी फसल को बर्बाद कर दिया है। अब अलौली के किसान मक्के की फसल का इस्तेमाल पशु चारे के रूप में कर रहे हैं। हालांकि नाव से फसल काट कर लाना भी खतरे से खाली नहीं है। एक बोझा होता है, ला करके फिर मवेशी को देते हैं। किसी तरह हम लोग यही पर कृषि पर ही डिपेंड आदमी है कि सोचते हैं किसी तरह अगर हो जाता तो बाल बच्चा अच्छा से पढ़ता लिखता, लेकिन अब की बार तो भी सरकार से कोई उम्मीद है। सरकार अगर मुआवजा दे तो, लेकिन मिलने वाला तो नहीं है। भागलपुर के अभिनंदन पासवान की मजबूरी देखिए। आंख में आंसू लिए अपने घर को अपने ही हाथों से तोड़ रहे हैं ताकि घर की ईंटें, लकड़ी, पत्थर और मलबा कम से कम बच जाए, क्योंकि गांव के दर्जन भर घरों को कोसी अपने आगोश में समा चुकी है। जी बहुत कष्ट होता है सर, खत्म हो गया। नदी कहाँ रहेंगे, हमको जमीन चाहिए सर, और क्या चाहिए, कहाँ पर हम रहेंगे। कट गया सब जमीन। हम ये कहारपुर गांव में और दूसरे गांव में हम कैसे जाएंगे, रहने देगा कोई हमको। कहारपुर के अवधेश कुमार यादव की उम्र कम है, लेकिन दर्द गहरा है। अवधेश के परिवार के सामने प्रश्न है कि घर तोड़ तो रहे हैं, लेकिन जाएंगे कहां? कौन देगा घर बनाने के लिए जमीन? ईटा निकाल रहे हैं घर से। और सब कोई मिलकर क्यों निकाल रहे हो? कट गया है, दूसरे जगह बनाएंगे, उस पार में जाकर के जमीन देगा सरकार तब ना। छपरा के पानापुर प्रखंड के दर्जनों गांव में भी पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से लोगों ने बांध और स्कूलों में शरण ली है, लेकिन राहत के नाम पर बने राहत केंद्रों में भोजन तक की व्यवस्था नहीं। घर दुबौली बा, स्कूल में हमनी के बानी से कोनो मैंने स्थान नहीं है। हमनी का माल मवेशी लेके हमनी के बानी से दुबौली स्कूल पर खाए के कोनो व्यवस्था नहीं। किशनगंज प्रखंड के लोगों का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। बलिया डांगी गांव का 75% हिस्सा कटाव की भेंट चढ़ चुका है। लोग छोटी छोटी नाव में अपने सामान को लेकर सुरक्षित स्थानों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महानंदा नदी के तेज धार में इस तरह जाना काफी खतरनाक है और कभी भी कोई हादसा हो सकता है। मांग हम लोग यही करते हैं कि हम लोग का इस गांव से किसी तरह सुरक्षित बचा करके कहीं और जगह बैठा दे तो बहुत अच्छा है। हम लोग का रोटी कम नाम मकान, रोटी से मतलब नहीं है, हमको मकान से मतलब है। कहीं भी एक धुर जमीन अगर सरकार दे दे तो हम लोग वहां पर जाके बस जाएंगे। सीतामढ़ी से लेकर किशनगंज तक कमोबेश एक जैसी स्थिति है। लोग बाढ़ से बेहाल हैं। सवाल है कि इन लोगों तक कब पहुंचेगी मदद और क्या इनकी गुहार सुनेंगे सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 18। तो बाढ़ ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया और अब ये सरकारी मदद की आस में है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी, देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।